नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में देख रहे थे कि ज्योग्राफी क्लास 7 का पहुंच चुके थे। 4 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज 5वां अध्याय देख लेते हैं। 5वां अध्याय में जल दिया गया है, ठीक है। जल के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ लिखा है कि उसके यहाँ थोड़ा रुकिएगा। जल के बारे में सोचने पर अपने मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चों, वर्षा भर गड्ढे में कागज के नाव तैरा कर खुश होते हैं। दोपहर तक जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने से जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा हिम और अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। तो देखिएगा कि जैसे जल है यहाँ से ये जल वाष्पन के माध्यम से क्या होती है, जल देखिए यहाँ से सूर्य के प्रकाश के कारण जल वाष्प के रूप में बदलती है। उसके बाद वाष्पन के माध्यम से ऊपर जाती है। ऊपर जाने पर तापमान क्या होगा? तापमान कम होता है ना। तापमान जब कम होता है तो वह क्या हो जाता है? संघनन होने लगता है, ठीक है। संघनन होने के बाद वो जल की बूंद, और यह बूंद धीरे धीरे बादल का रूप ले लेता है। साथ ही जब बादल हवा में तैर नहीं पाती है तो फिर ये बूंद के रूप में धरती पर वर्षा के रूप में गिरती है ना। तो इस प्रकार जल चक्र का क्रिया है जो बार बार होते रहता है। और धरती में जो जल की मात्रा है, चाहे भौम जल हो, नदी में जल की मात्रा हो, झील में हो, तालाब में हो, तो इस प्रकार से क्या संतुलन बनी रहती है। लेकिन मान के चलिए जल चक्र ही बिगड़ जाए, जिस तरह बदलते मौसम, बदलते जलवायु के कारण अगर जल चक्र बिगड़ जाए तो ये पूरी व्यवस्था ही खराब हो जाएगा, है ना। तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच लगाता है रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र के बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे आते हैं। हमारी पृथ्वी थलसाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थिति थी वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम हरियाणा के खेत की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी है। तो याद रखिएगा जो मुख्य स्रोत है अलवनीय जल का, नदी हो गया, ताल हो गया, सोते हो गया, हिमनद हो गया। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग में किए जाने वाला नमक होता है। तो हम लोग देखें कि जो जल का स्रोत है, अलवणीय जल का स्रोत नदी, सोते, ताल, तालाब, झील वगैरह होता है, और साथ ही साथ हिमनद, ठीक है। अब आते हैं, देखिएगा जैसे कुछ नदी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। जैसे देखिएगा यहाँ उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बियर झील है, ठीक है। और आपका थोड़ा सा ये पलट नहीं रहा है, आपको थोड़ा सा फ़ोन को घुमा के देख लीजिएगा। ग्रेट बियर झील है और ग्रेट स्लेव झील है। तो ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है, वो हम लोग देखते हैं ये कनाडा वाला क्षेत्र में है ना। विनीपेग, सुपीरियर, ह्यूरोन, ईरी, ये सारे जो झील है आपका अमेरिका में है। कुछ कुछ शेयर करता है कनाडा से। उसके बाद देखिए सॉल्ट लेक सिटी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ? उत्तरी अमेरिका। मिसिसिपी नदी, ठीक है। उसके बाद ये अमेजन नदी के बारे में देखिएगा, जल और उसके जल स्रोत का बारे में दिया गया, ठीक है, जिसको जल सांभर भी बोलते हैं, जल सांभर। उसके बाद यहाँ से देखिए जो आपका दनुबी नदी, ठीक है, काला सागर और कैस्पियन सागर में है। उसके बाद नील नदी जो कि भूमध्य सागर में गिरती है ना। उसके बाद कॉन्गो नदी है, ये नाइजर नदी और ऑरेंज नदी। तो याद रखिएगा ऑरेंज नदी जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र तरफ है ना। उसके बाद होंगी नदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी भारत का है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इधर दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर है। साथ ही साथ ये डार्लिंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया वाला है ना। चलिए अब आते हैं जल का वितरण। देखते हैं जल का वितरण किस प्रकार हुआ है, ठीक है। जैसे हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? नहीं। ये निम्नलिखित हम लोग तालिका के जल वितरण के बारे में देखते हैं। देखिए महासागर में जो जल है वो लगभग आपका 97.3% है ना। तो क्या आपको ये जल क्या डायरेक्ट हम लोग उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए बर्फ के रूप में जो जमा है, छत्रक के रूप में, बर्फ छत्रक के रूप में लगभग 2% है। भूमिगत जल आपका 0.068% है ना। उसके बाद झीलों में लवणीय जल, लवणीय जल देखिए 0.099% है। उसके बाद समुद्री एवं नमकीन झीलें भी होती है, जैसे कि सांभर झील, वो नमकीन झील है ना।
तो यहाँ भी आपका इतना ही है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में है आपका 0.019% और नदियों में 0.001% है ना। तो इस प्रकार अगर एक अरेंज करने आ जाए कि बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जल की मात्रा जो है वो किस प्रकार है, तो सबसे पहले आपका महासागर होगा, बर्फ छत्रक होगा, ठीक है। उसके बाद भूमिगत जल होगा, उसके बाद आपका झीलों का अलवन जल, स्थल समुद्री स्थलीय समुद्र एवं नमकीले झील होगी। उसके बाद वायुमंडल और फिर नदियाँ। तो याद रखिएगा नदियों से भी ज़्यादा आपका वायुमंडल में जल है उपस्थित है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आगे। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर देते हैं? बिल्कुल, है ना। जल को अगर लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुमूल्य संसाधन बर्बाद हो जाती है। अब हम लोग आते हैं महासागरीय परिसंचरण। देखिएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नमक, बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाली प्रतीत होता है। ताल एवं झील के साथ जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है ना। तो देखते हैं कि महासागर में ज्वार भाटा आती है, साथ ही साथ महासागरीय जल की एक धारा होती है जिसके अनुरूप वो बहती भी है ना। यह यह कभी शांत नहीं रहता। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं, है ना। तो तरंग आती है महासागर में, ज्वार भाटा आती है, ठीक है। उसके बाद धाराएं, महासागरीय धाराएं भी होती है ना। तो इन सारे चीजों से हम लोग पता चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तरंग। याद रखिएगा समुद्र की सतह पर पवन चलती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। जितनी तेज पवन बहती है उतनी तेज उतनी बड़ी तरंगे होती है। समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है ना। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, यही तरंगे कहते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है देखिएगा सुनामी जो है आपका एक जापानी भाषा है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, ठीक है। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है और इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखीय उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है जिन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती है। 2004 में भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो 2004 के बाद जो आपका सुनामी आया था तो भारत में बहुत ही भयानक इसका प्रभाव आया था। तो जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र में इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया था और यही से आपका जो त्वरित सहयोग का बात आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका ने मिलकर सहयोग किया था और यही से आपका क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि 2004 ही एक ऐसा समय है जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है जहाँ से क्षेत्रीय सहयोग की महत्ता को बढ़ावा दिया गया और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अलायंस अर्थात क्वाड को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा देखिएगा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। ये दिन में 2 बार नियम से जब उठता है गिरता है, यही क्या कहलाता है? ज्वार भाटा, ठीक है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जल अपने निम्नतम स्तर पर देखिएगा, मान के चलिए यहाँ पे ऊंचाई है, ये समुद्री तरंग जल आया और इसे उठा के इसको ले गया तो ये उठने के बाद ये ज्वार है, लेकिन जब ये नीचे चल जाता है तो ये भाटा कहलाता है ना। तट पे पीछे चला जाता है तो ये इसे भाटा कहते हैं, ठीक है। तो यही ज्वार भाटा है। तो ज्वार भाटा का कारण क्या हो सकता है? कारण देखिएगा तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसका किसका हो सकता है? देखिएगा यहाँ पे लिखा है समुद्र एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो याद रखिएगा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है? ज्वार भाटा आती है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है
उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो देखिएगा, चंद्रमा अगर नजदीक आता है तो वो ग्रेविटेशन के बल के कारण वो खींचता है ना, तो यहाँ से ऊंचाई अधिक बढ़ जाता है, समुद्र की जो खिंचाव है वो बढ़ जाता है ना। तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो याद रखिए, जब सीध में है तो सबसे ऊंचे ज्वार उठते गए, ठीक है। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा, चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागर जल पड़ता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आती है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, निम्न ज्वार भाटा कब आती है, जब देखिएगा प्रथम चतुर्थांश और अंतिम चतुर्थांश में चंद्रमा होती है, तो ये एक दूसरे के विपरीत अवस्था में होती है, जिसमें जो तरंगे उठती है वो निम्नतम होती है, बहुत ही कम, इसलिए इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उच्च ज्वार नौचालन में सहायक होता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न के लिए भी किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो विद्युत उत्पन्न के लिए ज्वार भाटा के तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं महासागरीय धाराएं, ठीक है। देखिएगा, महासागरीय धाराएं, ठीक है, ओशियन करंट। तो ओशियन करंट में हम लोग यहाँ आते हैं कि जैसे महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। तो याद रखिएगा, महासागरीय धाराएं गर्म अथवा ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि वहां पे देखिएगा, ये पृथ्वी अगर है तो भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती है, सूर्य की प्रकाश सीधे पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है, तापमान अधिक होता है, इसलिए गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा के निकट ही उत्पन्न होती है, ठीक है, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी जलधाराएं और ध्रुवों अथवा उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाएगी, और ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांश या ध्रुवों से निम्न अक्षांश या भूमध्य सागर की ओर बहेगी, ठीक है। जैसे लेब्राडोर की धाराएं, ये धाराएं शीत जलधारा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थान है वो आपका देखिएगा कनाडा और आइसलैंड वाला क्षेत्र के बीच का क्षेत्र से है ना। तो जबकि गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है, ठीक है, क्योंकि वो ध्रुव के ये भूमध्य रेखा के नजदीक है, निकट है ना। तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है। तो एक बात है, क्लियर रख लीजिएगा कि जहां जलधाराएं गर्म जलधाराएं अथवा ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है वहां मछली पालन का बेहतरीन साधन होती है। तो यह उदाहरण आपका जापान के आसपास वाले क्षेत्र और अमेरिका का पूर्वी भाग क्षेत्र, ये दोनों उसके मत्स्य पालन के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा, जो लाल लाल दिखाया गया है वो आपका गर्म जलधारा है, और जो ब्लू है वो आपका शीत जलधारा है, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं कि जैसे ये कनाडा वाले क्षेत्र से यहाँ निकला लेब्राडोर की धारा, ये लेब्राडोर की धारा क्या है, ठंडा जलधारा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा गल्फ स्ट्रीम निकला, ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ा तो ये उत्तरी अटलांटिक की ओर प्रवाह हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिएगा एकदम भूमध्य रेखा के सामने नजदीक है। उसके बाद देखिए कैनेडी जलधारा, यहाँ से एक जलधारा बुड़ जाती है, और इधर लेब्राडोर की जलधारा भी मिलती है, तो कैनेडीज की जलधारा बनाती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे की ओर, देखिएगा इधर ये वाला जो है अलास्का की जलधारा है, वो देखिए पश्चिमी साइड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ देगा कि महाद्वीप के पूर्वी साइड उत्तरी अक्षांश में किस प्रकार की जलधारा बहती है, तो महाद्वीप के देखिएगा पूर्वी साइड उत्तरी अक्षांश में इस टाइप में ठंडी जलधारा होती है, ठीक है, जबकि पश्चिमी अक्षांश में गर्म जलधारा। देखिएगा यहाँ क्या अलास्का जलधारा मिल रहा है, यहाँ से उत्तरी अटलांटिक का पोहा, देखिए दोनों के पश्चिमी भाग में क्या गर्म जलधारा मिल गया। अब आते हैं देखिएगा नीचे, यहाँ देखिएगा पश्चिमी भाग, अब निम्न अक्षांश में पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा मिलेगा, है ना, क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ कैलिफोर्निया की जलधारा है, यहाँ कैनेडीज की जलधारा, दोनों के आपका क्या है, ठंडी जलधारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा ये हम्बोल्ट जलधारा है, ठीक है।
जिसको पेरुवियन जलधारा भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इसके विपरीत में एक जलधारा है जो कि उष्ण जलधारा है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ ये हमबोल्ट की जलधाराएं हैं, और यहाँ से एक फॉकलैंड जलधारा, क्योंकि यहाँ एक फॉकलैंड आइलैंड है ना, फॉकलैंड आइलैंड है तो इसलिए इसको फॉकलैंड की जलधारा कहते हैं। और ये ब्राजील है ना, ब्राजील, और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से उष्ण जलधारा आता है, इसलिए ब्राजीलियन जलधारा गर्म जलधारा होती है। और इसके बाद उसके विपरीत में देखिएगा वेनेजुला, वेनेजुला जलधारा है, वो क्या है आपका ठंडी जलधारा है। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। उसके बाद हम लोग देखते हैं अफ्रीका के पूर्वी भाग यानी मेडागास्कर में ओगलास जलधारा है, जो कि आपका क्या है, गर्म जलधारा, उष्ण जलधारा। जबकि इसके विपरीत में जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है, वो आपका क्या है, ठंडी जलधारा, जबकि इसके पूर्वी में गर्म जलधारा है। ये वाला जलधारा है ना, यही इसी का तो विस्तार है, ये वाला है ना। उसके बाद एक है क्यूरोसियो और एक आयोसियो। तो आयोसियो जो है देखिएगा, आयोसियो ये ठंडी जलधारा है, जबकि क्यूरोसियो इससे बढ़ रही है वो की गर्म जलधारा है, क्योंकि निम्न अक्षांश की ओर पड़ रही है और पूर्वी भाग में पड़ रही है, इसलिए ये गर्म जलधारा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसकी ये नेगेटिव पॉइंट है कि कोहरा बनता है, नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।